हमारे चारों ओर न जाने कितनी अनगिनत चीजें हैं जो कि कोलाइड रूप में उपस्थित है। आज हम इनके बारे में ही अध्ययन करेंगे, चाहे हमारी औषधियां हो, पहनने के वस्त्र हो, हमारे द्वारा लिया गया भोजन हो, ये सभी कोलाइडी रूप में उपस्थित होते हैं। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखिए, हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले अधिकांश पदार्थ कोलाइड होते हैं। हमारा भोजन, पहनने के वस्त्र, दवाइयाँ, लकड़ी का फर्नीचर, समाचार पत्र कोलाइड से निर्मित होते हैं। तो देखिए, कुछ कोलाइडी घटनाएं निम्न प्रकार है। तो देखिए बच्चों, हम कुछ कोलाइडी घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पहली घटना क्या है? आकाश का नीला रंग। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। हवा में निलंबित धूल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। देखिए बच्चों, क्या होता है कि जो हवा में निलंबित धूल के कण होते हैं उनके द्वारा सूर्य के प्रकाश का क्या हो जाता है? प्रकीर्णन हो जाता है, जिससे आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो देखिए बच्चों, इस प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? हमें जो आकाश का रंग है वो कैसा दिखाई देता है? नीला रंग दिखाई देता है। क्लियर है? आया समझ में? चलिए अगला देखिए। दूसरा देखिए, कोहरा, धुंध और बरसात। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। वायु में उपस्थित नमी अपने औसांक से नीचे के ताप पर ठंडी हो जाती है तथा वायु में उपस्थित धूल के कणों पर संघनित होकर छोटी छोटी बूंद या बिंदुक बना लेती है। क्लियर है? ये बूंदे, देखिए बच्चों, ये बूंदे कोलाइडी आकार की होने के कारण वायु में धुंध और कोहरे के रूप में तैरती रहती है। क्लियर है? तो समझ में आया आपको कि वायु में धुंध कैसे बनती है और किस तरीके से कोहरे का निर्माण होता है। आगे देखिए, बादल भी जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में एरोसोल बनाते हैं। अपना आवेश खोने पर ये बड़ी बूंदें बनकर बरसात के रूप में पृथ्वी पर गिरती है। क्लियर है? आगे देखिए, दो विपरीत आवेशित बादलों के टकराने के कारण बरसात होती है। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। भाई, दो विपरीत आवेशित बादलों के टकराने से क्या होती है? बरसात होती है। और कृत्रिम बरसात के लिए बादलों पर विपरीत आवेशित धूल के कण अथवा ठोस CO2 का चूर्ण या AgI के बारीक चूर्ण का वायुयान द्वारा स्प्रे कराया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अगला देखिए, खाद्य सामग्री के बारे में। देखिए बच्चों, दूध, दही, मक्खन, हलवा, आइसक्रीम, फलों का रस आदि कोलाइडों के ही रूप होते हैं। यानी हमारे द्वारा ग्रहण किया गया दूध है, दही है, मक्खन, हलवा, आइसक्रीम, न जाने कितने खाद्य पदार्थ होते हैं जो कि कोलाइडी रूप में होते हैं। ठीक है? अगला देखिए, रुधिर। देखिए बच्चों, जो रुधिर है, रुधिर भी एल्यूमिनाइट पदार्थ का क्या होता है? कोलाइडी विलयन है। यानी रुधिर भी एक कोलाइडी विलयन होता है। ये पदार्थ ऋणावेशित होते हैं। कैसे होते हैं? ऋणावेशित होते हैं। फिटकरी एवं फेरिक क्लोराइड के विलयन का उपयोग रक्तस्राव रोकने में किया जाता है। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। भाई, फिटकरी का और फेरिक क्लोराइड के विलयन का उपयोग किसमें करते हैं? रक्तस्राव को रोकने में। देखिए, किया जाता है क्योंकि फिटकरी में उपस्थित एल्यूमिनियम +3 आयन एवं फेरिक क्लोराइड में उपस्थित Fe+3 आयन इन ऋणावेशित कणों से क्रिया कर स्कंदित हो जाते हैं तथा रक्त का थक्का बनाते हैं, जिससे रक्तस्राव रुक जाता है। क्लियर है? आया समझ में कि किस तरीके से फिटकरी और फेरिक क्लोराइड के विलयन के द्वारा रक्तस्राव रुकता है। भाई, क्या होता है? वहां पे रक्त का थक्का बन जाता है। क्लियर है? आगे देखिए, मृदाएं। देखिए बच्चों, उर्वरा मृदाएं कोलाइड प्रकृति की होती है। भाई, जितनी भी हमारी उपजाऊ मृदा होती है या उर्वरा मृदाएं होती है वो भी एक तरीके से कैसी होती है? कोलाइडी प्रकृति की होती है, जिनमें ह्यूमस रक्षक कोलाइड की तरह कार्य करता है। कोलाइड प्रकृति के कारण मृदाएं नमी एवं पोषक पदार्थ को अधिशोषित करती है। क्लियर है? आगे देखिए, डेल्टा बनाना। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। उन स्थानों पर जहां नदियां समुद्र में जाकर मिलती है, मिट्टी की त्रिभुजाकार भूमि का क्या होता है? निर्माण होता है, जिसे डेल्टा कहते हैं। नदी के जल में रेत, मिट्टी
तथा अन्य पदार्थ ऋणावेशित कोलाइडी कणों के रूप में निलंबित रहते हैं। जब नदी समुद्र में मिलती है तो समुद्री जल में उपस्थित विद्युत अपघट्य मिट्टी के कोलाइडी कणों के आवेश को नष्ट कर स्कंदित कर देती है, जिससे यह जम जाती है और डेल्टा बन जाता है। क्लियर है? तो देखिए बच्चों, आप लोगों को हमारे चारों ओर कोलाइड किस किस रूप में उपस्थित है ये समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कोलाइडों के अनुप्रयोगों के बारे में। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करेंगे कोलाइड के अनुप्रयोग के बारे में। देखिए पहला अनुप्रयोग क्या है? देखिए बच्चों, धुएं का अवक्षेपण। देखिए बच्चों, धुआं एक वायु प्रदूषक है। इसमें धुएं के ऋणावेशित कण गैस में परिक्षिप्त रहते हैं। ये कण श्वसन के लिए हानिकारक होते हैं, अतः इन्हें धुएं से पृथक करना क्या है? आवश्यक है। आगे देखिए, इसके लिए धुएं को एक चिमनी में से प्रवाहित करते हैं, जिसमें धनावेशित धातु का गोला रहता है। धातु के गोले धनावेश कार्बन कणों के ऋणावेश को नष्ट कर देता है। आवेश के नष्ट होने से कार्बन के कण नीचे गिर जाते हैं तथा गर्म हवा चिमनी में से निकल जाती है और इस गोले को कोट्रेल अवक्षेपक कहते हैं। तो देखिए बच्चों, किस तरीके से धुएं का अवक्षेपण किया जाता है। तो देखिए इस डायग्राम से आप और अच्छे से समझ सकते हैं। भाई हमारी जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, उनसे जो धुआं निकलता है, उस धुएं को चिमनी के द्वारा वायुमंडल में भेजा जाता है। लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं ताकि धुएं में उपस्थित जितने भी हानिकारक कण हैं वो वहीं पर क्या हो जाए? अवक्षेपित हो जाए। क्लियर है? तो देखिए इस तरीके से हमारी चिमनी होती है। इस चिमनी में देखिए बच्चों क्या होता है? इलेक्ट्रोड लगे हुए रहते हैं। बीच में एक इसमें गोला नुमा कोट्रेल अवक्षेपक होता है, जो तो व्यवहार करता है यहाँ पे धनावेश की तरह। ये जो कोट्रेल अवक्षेपक है ये कैसे व्यवहार करेगा? धनावेश की तरह, यानी एनोड की तरह व्यवहार करता है। और देखिए जो हमारी चिमनी है, ये जो चिमनी है, चिमनी का ये वाला जो पार्ट है ये व्यवहार करता है ऋणावेश की तरह। यानी ये जो चिमनी का पार्ट है ये देखिए ये ऋणावेश की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, ऋणावेश की तरह व्यवहार करता है। देखिए यहाँ पे उच्च वोल्टता के इलेक्ट्रोड होते हैं। ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं ये कैसे होते हैं? उच्च वोल्टता के, यानी 30,000 वोल्ट या इससे अधिक के होते हैं। जब इसमें से धुएं को भेजा जाता है तो धुएं में जितने भी कण हैं वो अपने आवेश को खोकर नीचे क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं या इलेक्ट्रोडों पर जाके अवक्षेपित हो जाते हैं। देखिए बच्चों, वापस समझने की कोशिश करना। इसमें से जब धुएं को भेजा जाता है, इस चिमनी में से जब धुएं को भेजा जाता है तो धुएं में उपस्थित जितने भी कण होते हैं वो क्या करते हैं? विपरीत आवेशित आयनों की ओर जाकर क्या हो जाते हैं? वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं या वहां पे जाके अवक्षेपित हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ से धुआं भेजा जाता है और देखिए कार्बन से जो मुक्त गैस है वो यहाँ से बाहर निकल जाती है और बची हुई राख या जो कण है वो यहाँ नीचे इकट्ठे हो जाते हैं, जिन्हें कहते हैं अवक्षेपित राख। तो ये देखिए इस तरीके का होता है हमारा कोट्रेल अवक्षेपक। क्लियर है? समझ में आया? आगे देखिए, पेयजल का शुद्धिकरण। देखिए बच्चों, पेयजल का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है? प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त जल में मिट्टी के कण, रेत, बैक्टीरिया तथा अन्य अविलेय अशुद्धियां उपस्थित रहती है। इन कोलाइडी अशुद्धियों पर ऋणावेश होता है। आगे देखिए, इस अशुद्ध जल में फिटकरी मिलाते हैं तो फिटकरी से प्राप्त एल्यूमिनियम +3 तथा K+ जो ये दोनों आयन हैं ये कोलाइडी अशुद्धियों के ऋणावेश को नष्ट कर देते हैं। इससे अशुद्धियां स्कंदित होकर कहाँ बैठ जाती है? नीचे बैठ जाती है। क्लियर है? किस तरीके से पेयजल का शुद्धिकरण किया जाता है? आगे देखिए, कोलाइडी औषधियां। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब हम बात करेंगे कोलाइडी औषधियों के बारे में। बहुत सी औषधियां कोलाइडी अवस्था में बनाई जाती है क्योंकि कोलाइडी कणों का अवशोषण शरीर के पाचन तंत्र द्वारा सुगमता पूर्वक होता है। आगे देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी Mg और OH2 का होल ट्वाइस का जल में कोलाइडी परिक्षेपण होता है। इसे प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग करते हैं। क्लियर है? यानी कहने का मतलब है हमारी जो औषधियां होती है वो भी कोलाइडी रूप में होती है ताकि उनका अधिशोषण बहुत जल्दी हो जाता है। आगे देखिए,
ऑर्जिरोल तथा प्रोटोरगोल औषधियां सिल्वर के कोलाइडी विलयन है जो आंखों की बीमारियों के इलाज में प्रयुक्त की जाती है। आगे देखिए, कोलाइडी सल्फर का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है और कोलाइडी एंटीमनी काला जार के इलाज में प्रयुक्त होता है। यानी जो काला अजर होता है उसके इलाज में इसको प्रयुक्त किया जाता है, कोलाइडी एंटीमनी को। क्लियर है? आगे चले, लीजिए भाई, अब हम बात करेंगे चर्म शोधन की। देखिए बच्चों, चमड़ा धनावेशित प्रोटीन कणों से युक्त कोलाइडी निकाय होता है। भाई चमड़ा क्या होता है? धनावेशित प्रोटीन कणों से युक्त कोलाइडी निकाय होता है। और जो टैनिन है वो जल में ऋणावेशित सॉल बनाता है। यानी टैनिन एक पदार्थ होता है जो कि जल में क्या बनाता है? ऋणावेशित सॉल बनाता है। जब चमड़े को टैनिन विलयन में डुबाया जाता है तो धनावेशित प्रोटीन कणों तथा ऋणावेशित टैनिन कणों का पारस्परिक स्कंदन हो जाता है। टैनिंग से चमड़ा क्या हो जाता है? कड़ा हो जाता है, यानी कड़क हो जाता है। तो देखिए बच्चों, इस क्रिया को क्या कहा जाता है? चर्म शोधन। आगे देखिए, रबर प्लेटिंग। देखिए बच्चों, लेटेक्स रबर के वृक्ष से प्राप्त दूध की तरह का तरल पदार्थ। लेटेक्स क्या होता है? भाई रबर जो प्लांट होता है, रबर का जो वृक्ष होता है, उससे दूध की तरह एक रेजिन जैसा तरल पदार्थ मिलता है जिसे लेटेक्स कहते हैं। तो देखिए, लेटेक्स में रबर के ऋण आवेशित कोलाइडी कण जल में परिक्षिप्त होते हैं। औजारों के हैंडल या तारों को विद्युत का कुचालक बनाने के लिए उन पर रबर जमाई जाती है। जिस वस्तु पर रबर जमानी होती है उसे एनोड बनाते हैं। विद्युत प्रवाहित करने पर रबर के कण एनोड की ओर चलते हैं जहां वे निरावेशित होकर क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं। और इसे ही कहा जाता है रबर प्लेटिंग। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे देखिए, साबुन और अपमार्जक की शोधन क्रिया। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये हम लोगों ने पढ़ा भी है कि किस तरीके से मिसेल निर्माण के द्वारा साबुन और अपमार्जन की शोधन क्रिया होती है। तो एक बार ध्यान दीजिए, गंदे कपड़ों पर चिकनाई अर्थात तेलीय द्रवों के धब्बे लगे रहते हैं। इन धब्बों पर तथा गंदे कपड़ों पर अन्य स्थानों पर धूल तथा मिट्टी के कण भी जमा रहते हैं। जल तथा तेलीय द्रव एक दूसरे के साथ पायस बनाते हैं, लेकिन यह पायस अस्थायी होता है। कैसा होता है? अस्थायी होता है। केवल जल की सहायता से कपड़ों पर से चिकनाई के धब्बे नहीं हटाए जा सकते। कपड़ों को साफ करने के लिए साबुन या डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाता है। इनकी उपस्थिति में जल तथा तेलीय द्रवों का पायस स्थायी हो जाता है। कपड़ों पर से चिकनाई के धब्बे अलग हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त साबुन जल के साथ एक कोलाइडी विलयन भी बनाता है जो धूल तथा मिट्टी के कणों को अधिशोषित करके उन्हें कपड़ों पर से हटा देता है। ये हमने पढ़ा है बच्चों। देखिए, इस प्रकार साबुन के प्रयोग से कोलाइडी विलयनों के सिद्धांतों के आधार पर कपड़ों को साफ कर दिया जाता है। क्लियर है? तो समझ में आई आपको ये क्रिया कि किस तरीके से साबुन और अपमार्जन की शोधन क्रिया होती है। आगे देखिए, फोटोग्राफी में अनुप्रयोग देखिए बच्चों। देखिए, जिलेटिन और पोटेशियम ब्रोमाइड के विलयन में AgNO3 विलयन मिलाने पर AgBr के कण जिलेटिन में निलंबित हो जाते हैं और इस कोलाइडी विलयन का लेप कांच की प्लेट या सेलुलोइड की फिल्म पर करके फोटोग्राफी प्लेट या फिल्म बनाई जाती है। तो देखिए बच्चों, किस तरीके से फोटोग्राफी में हमारे कोलाइडी विलयनों का अनुप्रयोग है। आया समझ में? आगे देखिए, अगला देखिए, वाहित मल विसर्जन में। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, नालियों में बहने वाले गंदे पानी में मल और मिट्टी आदि के आवेशित कण होते हैं। महानगरों में इसे शहर के बाहर बड़े बड़े कुंडों में जिनमें इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं
में ले जाया जाता है। मल आदि के आवेशित कण विरोधी प्रकृति के इलेक्ट्रोड द्वारा आकर्षित होकर निरावेशित हो जाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। इस प्रकार पानी स्वच्छ हो जाता है तथा नीचे बैठी हुई गंदगी का उर्वरकों के रूप में उपयोग करते हैं। तो देखिए बच्चों, किस तरीके से जो हमारे वाहित मल है उनका किस तरीके से शुद्धिकरण किया जाता है वो भी आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, औद्योगिक उत्पाद। देखिए, औद्योगिक उत्पाद जैसे पेंट, शाही, प्लास्टिक, रबर, लुब्रिकेंट यानी स्नेहक, सीमेंट आदि सभी कोलाइडी तंत्र है। देखिए बच्चों, आदि सभी क्या होते हैं? कोलाइडी तंत्र होते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने आज पढ़ा कि हमारे चारों ओर कोलाइड किस अवस्था में उपस्थित है और साथ ही साथ हम लोगों ने इनके अनुप्रयोगों के बारे में भी पढ़ा और आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।